अस्सलामुअलैकुम। यावर अमीर गुजर एडवोकेट इज़ हेयर। वेलकम टू लॉ इन। क्रिमिनल मेजर एक्ट की स्टडी चल रही है और उसमें आज जो हमने पढ़ना है वो पीपीसी का चैप्टर 9 है। चैप्टर 8 तक हमने पढ़ लिया। सेक्शन 161 है ये, जिसे हमने आज स्टार्ट करना है। ऑफ ऑफेंसिंग बाय और ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स के उन ऑफेंसेस के बारे में जो पब्लिक सर्वेंट के मुतल्लिक हैं या वो ऐसा कुछ करते हैं उनके बारे में। सेक्शन है जी 161। पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट। अगर कोई ऑफिशियल एक्टिविटी अपना ऑफिशियल एक्ट सर अंजाम देते हुए किसी किस्म की कोई ग्रेटिफिकेशन लेता है अपने तनख्वाह के अलावा, उसके बारे में। whoever being or expecting to be a public servant accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person for himself or for any other person any gratification whatever other than legal remuneration। ठीक है, यहाँ तक पर इसको हम देख लेते हैं। क्या चीज़ है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है या वो ये तवक्को कर रहा है कि वो पब्लिक सर्वेंट बन जाएगा, वो एक्सेप्ट करता है, ऑब्टेन करता है, इस बात पर राज़ी होता है कि मैं एक्सेप्ट करूँगा, या किसी से कुछ लेने की कोशिश करता है अपने लिए या किसी दूसरे शख्स के लिए, किसी भी किस्म की कोई ग्रेटिफिकेशन, कोई भी यानी फेवर कह लें, वट एवर जो भी है, अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन जो उसकी कानूनी तनख्वाह है, जो उसका है मुआवजा, उसके अलावा एज अ मोटिव और रिवार्ड फॉर डूइंग और फॉर बेयरिंग टू डू एनी ऑफिशियल एक्ट के किसके लिए, इस मोटिव के तौर पर एज अ मोटिव और रिवॉर्ड कोई काम करने के लिए, फॉर डूइंग और फॉर बेयरिंग, फॉर बेयर का क्या मतलब होता है, बाज रहना, किसी चीज़ को ना करना, नॉट डूइंग। ठीक है, फॉर बेयरिंग टू डू एनी ऑफिशियल एक्ट और फॉर शोइंग और फॉर बेयरिंग टू शो, या वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं, शो करता है या शो करने से बाज रहता है इन एक्सरसाइज ऑफ हिज ऑफिशियल फंक्शंस, अपने ऑफिशियल फंक्शन जो उसकी ऑफिशियल जिम्मेदारी है। क्या कहते, फेवर और डिसफेवर टू एनी पर्सन, या तो किसी को फेवर दे या किसी दूसरे को डिसफेवर दे या किसी को डिसफेवर दे। अच्छा, और फॉर रेंडरिंग और अटेम्प्ट टू रेंडर एनी सर्विस और डिस सर्विस टू एनी पर्सन, और या फिर ये वो या सर्विस या डिस सर्विस देता है या इसकी कोशिश करता है। एज सच शैल बी हाँ विद द फेडरल और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर और विद एनी पब्लिक सर्वेंट। अच्छा, वो क्या करता है कि वो या दोबारा हम इसको यहाँ से पढ़ना है। एज अ मोटिव और रिवॉर्ड फॉर डूइंग और फॉर बेयरिंग टू डू एनी ऑफिशियल एक्ट और फॉर शोइंग और फॉर बेयरिंग टू शो इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ऑफिशियल फंक्शंस फेवर और डिसफेवर टू एनी पर्सन, यानी या तो वो अपने फंक्शंस को नहीं करता या करता है या नहीं करता। ठीक है, एक तो इसके ने कोई काम एक्टिव काम करता है या ये है कि कोई काम नहीं करता, दोनों सूरत हाल में किसी को फेवर देता है या किसी को डिसफेवर देता है, दोनों तरह से। रेंडरिंग अटेम्प्टिंग टू रेंड एनी सर्विस और डिस सर्विस, या किसी को कोई सर्विस देता है या कोई डिस सर्विस किसी को देता है। कहाँ पे, विद द फेडरल और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेजिस्लेटर और विद एनी पब्लिक सर्वेंट, कोई विफाकी हुकूमत में है, कोई सूबाई हुकूमत में है या लेजिस्लेटर में है या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उसके मुतालिक किसी किस्म की वो फेवर या डिसफेवर या सर्विस या डिस सर्विस अगर शो करता है, एज सच कुछ भी केस हो, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो फिर उसको 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है या जुर्माना या फिर दोनों, ये उसको हो सकते हैं। आगे है जी इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सपेक्टिंग टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, ये क्या बात है कि जब हमने कहा कि वो या ऑफिसर वो इस बात की उम्मीद कर रहा है। इफ़ अ पर्सन नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी एन ऑफिस obtains a if a person not expecting to be in office obtains a gratification by deceiving others into a belief that he is about to be in office and that he will then serve them, he may be guilty of cheating but he is not guilty of offense defined in this section।
ठीक है। एक्सप्लेनेशन एक आई है कि अगर कोई बंदा वो ये तवक्को नहीं कर रहा कि मैं कल को पब्लिक सर्वेंट बन जाऊंगा और फिर ये कहता है कि आप मुझे कुछ फेवर दें तो मैं कल आपको फेवर लौटा दूंगा उसके बदले जब मेरे पास ऑफिस आ जाएगा। तो अब ये जो बंदा है इस पर यानी चीटिंग का तो गिल्टी होगा, लेकिन ये जो सेक्शन है ये इस पर अट्रैक्ट नहीं होता। आगे है जी इस पर ग्रेटिफिकेशन। द वर्ड ग्रेटिफिकेशन इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पिक्यूनरी ग्रेटिफिकेशंस और द ग्रेटिफिकेशंस एस्टिमेबल इन मनी। इससे ग्रेटिफिकेशन जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ माली मामलात मौजूद नहीं हैं या कोई ऐसी ग्रेटिफिकेशन नहीं है जिसका हम रकम के लिहाज से कोई तयन कर सकते हैं, वो सिर्फ इसमें शामिल है, बल्कि हर तरह की ग्रेटिफिकेशन इसमें आ जाएगी। लीगल रिम्यूनरेशन। द वर्ड्स लीगल रिम्यूनरेशन आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रिम्यूनरेशन विच अ पब्लिक सर्वेंट कैन लॉफुली डिमांड बट इंक्लूड ऑल रिम्यूनरेशन विच ही इज़ परमिटेड बाय द अथॉरिटी बाय विच ही इज़ एम्प्लॉयड टू एक्सेप्ट। इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ उसकी वो नहीं है कि वो जो डिमांड कर सकता है वो, बल्कि इसमें वो तमाम चीज़ें भी शामिल हैं जो उसको कानूनी तौर पर इजाज़त है कि वो ये चीज़ें ले सकता है, इसमें वो सारी चीज़ें शामिल होंगी लीगल रिम्यूनरेशन में। अ मोटिव और अवार्ड फॉर डूइंग, उसको एक्सप्लेन किया गया कि ये मोटिव और रिवॉर्ड क्या है। अ पर्सन हु रिसीव्स अ ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव फॉर डूइंग व्हाट ही डज नॉट इंटेंड टू डू एज अ मोटिव फॉर डूइंग, अच्छा वो whoever receives a gratification as a motive for doing what he does not intend to do or as a reward for doing what he has done comes within these words। कि अगर उसने कुछ ग्रेटिफिकेशन ली है लेकिन वो ऐसा करने का इरादा नहीं रखता तब भी इसमें आ जाएगा, और अगर वो रिवॉर्ड ले लेता है और वो वैसा कर देता है तो भी इसमें शामिल हो जाएगा। यानी ये नहीं कह सकता कि मैंने तो सिर्फ इनसे वो जनाब ग्रेटिफिकेशन ली है लेकिन मैंने उनको बदले में सर्विस तो नहीं दी या मैंने इनको कोई फेवर शो नहीं की, ना, ये भी इसमें कवर है। अगर ले लेता है और चाहे काम करे चाहे ना काम ना करे, वो जो इलीगल एक्ट था उसको चाहे परफॉर्म करे या ना करे, वो मिशन था उसको परफॉर्म करे या ना करे, दोनों सूरतों में वो इसमें आ जाएगा। अ मोटिव और रिवॉर्ड फॉर डूइंग उसमें ये आ जाएगा। आगे जी आ जाएगा कि पब्लिक सर्वेंट, उसको एक्सप्लेन किया गया। इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 and 409 public servant includes an employee of any corporation or other body of organization set up, controlled or administered by or under the authority of the federal government। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट में वो आएंगे इस सेक्शन के लिहाज से, यस ये जो सेक्शन है इनके लिहाज से जब हम देखते हैं कि पब्लिक सर्वेंट कौन है तो वो एम्प्लॉय है या किसी कॉरपोरेशन का किसी भी कॉरपोरेशन का जो एम्प्लॉय है और या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या जिसको फेडरल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, कंट्रोल करती है, या उसकी अथॉरिटी में आता है, वो सब जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो इसमें शामिल होंगे। अगर हम इन सेक्शंस के लिहाज से बात करते हैं तो वो जो फेडरल गवर्नमेंट वाले सारे हैं वो इस सेक्शन के इन सेक्शंस जो मैंने बता दिया वो इनके मुताबिक वो पब्लिक सर्वेंट हैं। आगे जी इलस्ट्रेशन है। ए पैराग्राफ ए आ मुंसिफ obtains Z a banker a situation in Z's bank for A's brother as a reward of A for deciding a case in favor of Z। A has committed the offence defined in this section। A जो है वो एक मुंसिफ था, वो Z एक बैंकर है, उसको कहता है कि आप मुझे अपने बैंक में कोई जगह दे दो ऐसी जिससे मेरे भाई को कोई फ़ायदा पहुँचे, और रिवॉर्ड के तौर पर ए जो है वो जी के हक़ में फ़ैसला कर देगा, डिसाइड उसके हक़ में केस कर देगा। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस विद इन दिस सेक्शन, तो अब जो ए है उसने इस सेक्शन के मुताबिक ऑफेंस कमिट किया है। आगे है जी इलस्ट्रेशंस, आगे इसका पैराग्राफ है बी। ए होल्डिंग द ऑफिस ऑफ काउंसिल एट द कोर्ट ऑफ अ फॉरेन पावर accepts a lakh of rupees from the minister of that power। It does not appear that A accepted this sum as a motive or reward for doing for forbearing to do any particular official act or for rendering or attempting to render any particular service to that power with the government of Pakistan, but it does appear that A accepts the sum as motive or reward for generally showing favor in the exercise of his official functions to that power। A has committed the offence defined in this section। A ने offence commit किया है इस section के मुताबिक।
अब इसको हम दोबारा फिर थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। ए जो है उसके पास एक ऑफिस है, होल्डिंग द ऑफेंस ऑफ काउंसिल, नहीं ये इसमें मिस्टेक है मेरे ख्याल में, होल्डिंग द ऑफिस ऑफ काउंसिल एट द कोर्ट ऑफ अ फॉरेन पावर, ए होल्डिंग द ऑफेंस ऑफ काउंसिल, नहीं गलत, यहाँ पे मेरे ख्याल में ऑफिस होना चाहिए था कि वो कोई ऑफिस वहाँ रखता है, वो किसी से एक्सेप्ट्स अ लाख ऑफ रुपीज़ फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ दैट पावर, वो किसी फॉरेन पावर से कोई लाख रुपया ले लेता है। अब ये नहीं लग रहा कि जो ए है इसने जो रकम ली है वो किसी तरह का उसका कोई मोटिव है कि वो कोई काम करेगा या कोई काम करने से रुकेगा या वो कोई सर्विस देगा, कोई ख़ास किस्म की सर्विस उस पावर को देगा पाकिस्तानी हुकूमत के लिहाज से। बट इट डज़ अपीयर दैट ए, लेकिन ये तो साबित हो रहा है ना कि इसने उससे अगर पैसे लिए हैं तो कल अगर उनको कोई काम पड़ता है तो इसको थोड़ी सी फेवर शो करेगा, ठीक है, इन फंक्शंस में। तो अब जो इस पर भी ये जो सेक्शन है ये अट्रैक्ट होता है। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के मुताबिक उसने ऑफेंस कमिट किया है। यानी एक बंदे का किसी कोर्ट में ऑफिस है, काउंसिल का ऑफिस है किसी फॉरेन पावर में, फॉरेन पावर की कोर्ट में, वहाँ इसका ऑफिस है। अब उनसे ये कोई पैसे ले लेता है। अब पैसे लेने के बाद ये लाजमी नहीं है कि इसने इस बात का तयन भी किया हुआ है कि मैंने ये पैसे लेने और ये काम आपका करना है। अगर उसने जनरली पैसे ले लिए हैं तो अब इस बात का इम्कान है कि कल को ये उनको किसी तरह से फेवर करेगा जब कोई मामला होंगे, तो भी अब इस सूरत हाल में भी ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है, तो उसने इस सेक्शन के मुताबिक ऑफेंस कमिट किया है। आगे है जी इसका पैराग्राफ सी, ए अ पब्लिक सर्वेंट इंड्यूसेस जी erroneously to believe that A's influence with the government has obtained a title for Z and thus induces Z to give money as a reward for this service. A has committed the offence defined in this section. A एक पब्लिक सर्वेंट है, वो Z को कहता है कि गलत तौर पर उसको ये तासुर देता है कि जनाब मैंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है गवर्नमेंट में और आपके लिए मैंने ये जो टाइटल है वो हासिल किया है जी के लिए। ये कहता है जो कि पब्लिक सर्वेंट है कि जनाब मैंने ये चीज़ें, ये अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किए हैं और आपके लिए मैंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके ये चीज़ सिक्योर की है, और उसको कहता है कि अब मुझे इसके बदले में आप कोई रकम दें, कोई मुझे मुआवजा अदा करें। तो अब ए ने इस सेक्शन के तहत उसने ऑफेंस कमिट किया है। आगे है जी इसकी साइनॉप्सिस आ गया है, मेरे ख्याल में यहाँ से आगे इसकी कमेंट्री स्टार्ट हो गई है, या साइनॉप्सिस है ब्राइब, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, डबल पनिशमेंट, इलीगल एक्टिविटी, ग्रेटिफिकेशन वगैरह। हाँ कमेंट्री क्योंकि आ गई है, साइटेशंस लिखी हुई है ना जजमेंट की, इसका की कमेंट्री स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले जी ब्राइब का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन किया है 1994 SCMR 1431 में, ब्राइब का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अंडर एफिशिएंसी रूल्स आफ्टर इक्विटल नॉट बार्ड, कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वो टाइम बार नहीं हुई थी इक्विटल के बाद भी। PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट 195। डबल पनिशमेंट, एक्यूज्ड इक्विटेड अंडर सेक्शन 249A CRPC सब्सिक्वेंट, अच्छा उसमें इक्विट कर गया, CRPC 249A के तहत वो इक्विट कर गया। एक्यूज्ड subsequent FIR on the same subject matter registered against him after he is acquittal not sustainable। अब उसमें वो इक्विट कर गया, अब दोबारा फिर FIR जो लॉन्च की जा रही है तो वो सस्टेनेबल नहीं होगी। 2003 MLD 4। इलीगल ग्रेटिफिकेशन, सॉलिडरी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट नॉट सफिशेंट फॉर कन्विक्शन, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनेंट की बयान दे देना ये काफ़ी नहीं है कन्विक्शन के लिए। 2001 PCRLJ 303। इलीगल ग्रेटिफिकेशन नीदर डिमांडेड नॉट एक्सेप्टेड, ना उसकी डिमांड की गई थी और ना वो एक्सेप्ट की गई थी, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है 1989 PCRLJ 2217। वर्जन ऑफ डिफेंस मोर प्लॉजिबल, कि इसमें जो वर्जन डिफेंस ने लिया था वो ज़्यादा इस लायक था कि उस पर यकीन किया जाता। 1989 PCRLJ 64। एक्यूज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ रेड, जो मुलजिम था वो जब रेड किया गया उस वक्त मौजूद ही नहीं था। 1989 MLD 705।
एम्प्लॉय ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड नॉट पब्लिक सर्वेंट, के रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड के जो सर्वेंट्स हैं वो उसके जो मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉई हैं, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं। ये बताती है 1989 PCRLJ 1680। ट्रैप रेड, नो बार फॉर एनी मजिस्ट्रेट इफ अप्रोच्ड बाय एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट, कि कोई अगर ट्रैप रेड हुई मेरे ख्याल में किसी पब्लिक सर्वेंट को दिखा के उसको बताया गया, यानी ट्रैप उसको किया गया कि उसको दिखाया जाता है कि उसका जो कंडक्ट है वो जज किया जा सके कि अगर इसको रिश्वत ऑफर की जाती है तो ये क्या उस पर रवैया इख्तियार करता है। तो कोई नो बार फॉर एनी मजिस्ट्रेट इफ़ अप्रोच्ड बाय एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट, अगर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट उनके पास जाती है तो कोई बार नहीं इसमें आता, वो यानी जा सकती है कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास। 1992 PCRLJ 490। एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यूएबल्स और करेंसी सफिशेंट, कि उन्होंने कोई वैल्यूएबल्स लिए हैं या करेंसी ली है तो ये काफ़ी है। 1989 PSC 995। एक्ट डन नॉट ऑफिशियल, जो एक्ट किया गया था वो ऑफिशियल नहीं था, ये हम एक्सप्लेन कर दी। 1987 MLT 1442। वीकनेस ऑफ डिफेंस कैन नॉट स्ट्रेंथन प्रोसिक्यूशन केस, अगर डिफेंस जो है उसका पॉइंट वीक है तो इससे प्रोसिक्यूशन का केस स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। 1986 PCRLJ 1558। स्टेटमेंट ऑफ डिकॉय विटनेस कैन बी implicitly relied upon without corroboration। decoy witness cannot be, हाँ वही तो मैं रहा हूँ ना, cannot be implicitly relied upon without corroboration, के कोई एक मिनट, decoy क्या होता है, DECOY, decoy, बहला फुसला कर, लोभ में लालच में किसी को कुछ करना, यानी लालची कोई विटनेस है तो उसके बयान पे रिलाई नहीं किया जा सकता जब तक उसके साथ कोई और कोलैबोरेशन ना हो। 1986 PCRLJ 1839 2324। प्रोसिक्यूशन हैज़ हैवी ओनस टू प्रूव डिमांड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन। प्रोसिक्यूशन के पास बड़ा सख्त उस पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि उसने एक्सेप्टेंस भी ऑफ डिमांड और एक्सेप्टेंस ये साबित करनी है ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन। NLR 1999 UC 13। ट्रैप रेट नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स, ट्रैप रेट जो है उसके जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें एक्सप्लेन की गई हैं किसमें, 2019 YLR 255। आगे है जी 5, ये वही जैसे कॉमेंट्री उस पर आ रही है, उसका 1.5 दिया। नीदर हर्ड कन्वर्सेशन, Raiding party had neither heard conversation between appellant and complainant nor saw passing of money। जो रेडिंग पार्टी थी उसने ना तो उनकी कन्वर्सेशन सुनी और ना रकम का जो है उस तक पहुंचता देखा उन्होंने। रिलाइंग ऑन केस ऑफ मोहम्मद अशरफ वर्सेस स्टेट 1996 SCMR 181। High Court is of the opinion that prosecution has failed to prove its case beyond reasonable doubt। तो इस पर रिलाई करते हुए उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने ये ओपिनियन दी कि प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं कर सकी। ये जजमेंट है जी PLJ 2002 क्रिमिनल केसेस लाहौर 845। Admittedly in the instant case no such conversation was heard by member of the raiding party which was more essential, कि फौरी तौर पर जो केस था उसमें जो रेडिंग पार्टी के मेंबर थे उन्होंने कन्वर्सेशन नहीं सुनी जो कि बहुत ज़रूरी थी। द डिफेंस वर्जन स्टूड प्रूव्ड, तो फिर जो डिफेंस था वो साबित हुआ, विच वॉज मोर कांग्रेस एंड इन हार्मनी टू द नेचुरल प्रोबेबिलिटीज़ इन अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो फिर वो जो था वो ज़्यादा जो केस के हालात थे उनके साथ नेचुरल जो प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती थी उनके साथ वो ज़्यादा मेल खाता था। ये बता रही है जी PLJ 2005 क्रिमिनल केसेस पेशावर 572। इसमें एक लफ्ज़ आया है उसको हम देख लेते हैं, वो क्या है, CONGRUOUS, कॉन्ग्रुअस, उसका मुवाफिक। उसके मुताबिक होना, विद इन हार्मनी।
अच्छा, टाइम, डेट, प्लेस एंड पर्सन हु विटनेस्ड alleged गिविंग ऑफ ब्राइब वर ऑल मिसिंग इन एविडेंस। ठीक है, वो वक्त, जगह, मकाम, वो शख्स जिसने देखा कि रिश्वत देते हुए देखा, ये सारी चीज़ें एविडेंस में से मिसिंग थी। PIJ 2000 क्रिमिनल केसेस लाहौर, लाहौर आ गया है 1633 की पेज होगा। मेकिंग ऑफ कंसेशन ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंप्लेनेंट मेड सिमिलर स्टेटमेंट बिफोर मजिस्ट्रेट। अगर वो कोई क्रॉस एग्जामिनेशन में किसी किस्म की कोई कंसेशन शो कर रहा है तो ये नहीं समझा जाएगा कि ये वही स्टेटमेंट है जो कंप्लेनेंट ने मजिस्ट्रेट साहब के सामने दी थी। ये कंसेशन एक तो होता है वो किसी को कुछ चीज़ रियायत करना, कि ये भी उन्हीं मानों में आ रहा है, देख लेते हैं। एक वर्ड के एक से ज़्यादा मानी हो सकते हैं ना, तो वो देखना है किस चीज़ में वो गलत हो गया, किन मानों में वो इस्तेमाल हुआ है। तरफ़ैन की रजामंदी, इख्तियार, रियायत, हक, मुराद वगैरह। गिविंग अप किसको छोड़ रहा है। ठीक है, ये कि अगर वो कोई कंसेशन देता है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान तो ये नहीं समझा जाएगा कि कंप्लेनेंट ने यही स्टेटमेंट जो है मजिस्ट्रेट के सामने भी दी थी। PIJ 2001 क्रिमिनल केसेस लाहौर 1013। ऑफिशियल एक्ट्स, एक्यूज्ड कैन बी चार्ज विद ईदर और बोथ। एक्यूज्ड जो है उसको एक भी के साथ भी चार्ज किया जा सकता है या दोनों के साथ भी। 1974 SCMR 199। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, एक्यूज्ड डज नॉट लूज प्रोटेक्शन। अगर सर्विस टर्मिनेट हुई है तो एक्यूज्ड को जो प्रोटेक्शन है वो लूज नहीं करता। 1972 SCMR 239। प्रीवियस एनिमिटी और हॉस्टिलिटी मे प्रूव मोटिव। अगर कोई साबिका दुश्मनी है या हॉस्टिलिटी है तो वो भी मोटिव को साबित कर सकती है। 1972 PCRLJ 836। मेयर इफेक्ट ऑफ रिकवरी और टेंटेड मनी डज नॉट प्रूव चार्ज। सिर्फ उसके पास जो है ये इफेक्ट कि उसके पास रिकवरी हुई है या वो जो टेंटेड मनी थी वो उसके पास थी, तो ये चार्ज को साबित नहीं करती। 1970 PCRLJ 520। कन्विक्शन ओनली इफ एक्यूज एक्सेप्टेड मनी नोइंग इट टू बी इलीगल ग्रेटिफिकेशन। कन्विक्शन सिर्फ उसी सूरत में साबित होगी कि जब ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि उसने इलीगल ग्रेटिफिकेशन के लिए ये रकम एक्सेप्ट की थी। 1971 PCRLJ 723। कन्विक्शन नॉट टू बी बेस्ड ऑन सॉलिटरी एविडेंस ऑफ कंप्लेंट। सिर्फ कंप्लेंट की बुनियाद पर जो है कोई कन्विक्शन साबित नहीं हो सकती। 1972 PCRLJ 836। अनविलिंग ब्राइब गिवर नॉट एन अकम्प्लिस। अगर कोई यानी ना चाहते हुए रिश्वत देता है तो फिर वो इसमें वो शरीक जुर्म नहीं होता। 1974 SCMR 58। रिसीट ऑफ मनी बाय इंटरमीडिएटरी एडिशनल पीस ऑफ एविडेंस, कि वो दरमियान में अगर किसी ने जो था जो दरमियानी पार्टी थी उन्होंने जो मनी की रसीद है रकम की, तो ये एक एडिशनल पीस ऑफ एविडेंस हो सकता है। PLD 1981 सुप्रीम कोर्ट 102। एक मिनट, इंटरमीडिएटरी दरमियानी वास्ता कोई था, कोई बीच की अगर कोई चीज़ था, कोई मसालत कराने वाला है, उसके थ्रू अगर कोई रकम की है, लेन देन है, उसकी कोई रसीद है, तो वो एडिशनल पीस ऑफ एविडेंस हो सकती है। कंप्लेनेंट रिजाइलिंग कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर पर्जरी। कंप्लेनेंट क्या कह रहे हैं, RESILIN। रिकॉइल, स्प्रिंग बैक इनटू शेप, दोबारा किसी हालत में आ जाना। अगर ये कोई कंप्लेनेंट जो है ये कोई मौक़िफ़ बदल लेता है तो उसको पर्जरी के तौर पर पर्जरी के ऑफेंस के लिए इसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। PLD 1982 सुप्रीम कोर्ट 291। प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ इज़ नेवर अटैच्ड विद स्टेटमेंट रिकॉर्डेड
अंडर सेक्शन 161 CPC का जो 161 है उसके तहत कोई स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड की जाती है तो उसको कोई प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ उसके साथ अटैच नहीं होती। ये मेरे ख्याल में CRPC का होना था। CRPC के 161 के तहत अगर कोई बयान दिया जाता है तो PLJ 1996 क्रिमिनल केसेस लाहौर 1249, या मेरे ख्याल में है कोई एरर है, क्योंकि 161 का जो बयान है वो तो CRPC के तहत होगा ना, CPC के तहत तो नहीं होना, उसको कोई प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच नहीं होगी। आगे है जी ओनस टू प्रूव। प्रोसिक्यूशन हैज़ हैवी ओनस टू प्रूव डिमांड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इलीगल ग्रेटिफिकेशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट। प्रोसिक्यूशन के ऊपर बड़ा गहरा ये बार होता है कि वो साबित करे कि इसने डिमांड भी किया और फिर एक्सेप्ट भी किया कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन पब्लिक सर्वेंट ने। NLR 1999 AC 265 ये साइटेशन है। प्रिजम्पशन कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट एक्यूज्ड। प्रिजम्पशन को है वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 1986 PCRLJ 473। प्रोसीडिंग्स विदाउट प्रॉपर सैंक्शन कोरम नॉन जुडिस। अगर प्रॉपर सैंक्शन के तहत अगर प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती तो वो नॉन जुडिस है। मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी है। नॉन JUDIC कैन नॉट बी नॉट जुडिशियबल जस्टिशियबल। अच्छा चलें इसको देख लेंगे ये क्या है। लफ्ज़ यहाँ पर आया था, हाँ नॉन जुडिस अगर है यानी अगर प्रॉपर प्रोसीडिंग्स फॉलो नहीं की गई तो ये चीज़ नॉन जुडिस होगी। 1996 PCRLJ 2547। एक मिनट एक और जगह पर इसको सर्च कर लेते हैं। NONJUDICE। ये तो प्रॉपर नाउन है, ये नहीं होगा इसका मानी। अच्छा डिफेक्ट नॉट क्योरेबल। कोई डिफेक्ट है उसका इलाज नहीं हो सकता। 1996 PCRLJ 847। यानी ये पिछली साइटेशन है, ये शायद इसी बारे में है कि आपको प्रॉपर प्रोसीडिंग जो है सैंक्शन बाय प्रॉपर सैंक्शन कोरम उसके मुताबिक शायद चलना है। चलें इसको देख लेंगे ये क्या है मज़ीद। अच्छा एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट एंड हिज विटनेसेस बीइंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, हिज केस हैविंग नो लेग्स टू स्टैंड बाउंड टू एंड अल्टीमेटली इन इक्विटल। जो कंप्लेनेंट था उसके एविडेंस और उसके गवाहों के जो एविडेंस थे वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे उसके साथ जो रिकॉर्ड पर लाए गए थे। यानी इसने दिए या इसके गवाहों ने दिए, इनका कॉन्ट्राडिक्शन आ रही थी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे उनके साथ। इसके उसकी केस की कोई उसमें जान ही नहीं थी कि वो स्टैंड हो जाता और आखिरकार उसमें इक्विटल हो गया। 2003 YLR 73। आगे है जी रेड को एक्सप्लेन किया। रेडिंग मजिस्ट्रेट इज़ बाउंड टू रिकॉर्ड वर्जन ऑफ एक्यूज्ड ऑन द स्पॉट आफ्टर रिकवरी। मैजिस्ट्रेट जो है रेड के बाद वो इस बात का पाबंद है कि जो एक्यूज्ड है उसका भी उसी मौके पर रिकवरी के मौके पर उसका बयान ले। When no such exercise is made, then it cannot be assumed that alleged prize bonds were given to accused as illegal gratification. अगर उसी वक्त पर ये नहीं किया जाता तो फिर ये नहीं एज्यूम किया जा सकता कि जो प्राइज बाउंड थे ये इसको एक्यूज को दिए गए थे इलीगल ग्रेटिफिकेशन के तौर पर। 2019 YLR 255। रजिस्ट्रेशन ऑफ केस FIR लॉन्च्ड विद द लोकल पुलिस अंडर सेक्शन 409, 467, 468 PPC अगेंस्ट पटवारी क्वैश। जो FIR लॉन्च हुई थी पटवारी के अगेंस्ट उसको क्वैश किया गया। PLJ 1996 क्रिमिनल केसेस 80। एंटी करप्शन कैन बी रजिस्टर्ड विद द एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड नॉट विद द लोकल पुलिस।
एंटी करप्शन जो केसेस हैं उनको वहीं एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर किया जाएगा, FIR में लोकल पुलिस में उसको रजिस्टर नहीं किया जा सकता। PLD 1996 लाहौर 454, वेयर अ पब्लिक सर्वेंट इज alleged to have committed a scheduled offence jointly with any other person, case against them can only be registered under the order of officer mentioned in Punjab Rules 1985। जब कोई पब्लिक सर्वेंट है उस पर ये एलेज है कि उसने किसी दूसरे के साथ मिलकर कोई जो है ऑफेंस कमिट किया है, तो उसके अगेंस्ट जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्डर्स हैं ऑफिसर मेंशन, ऑर्डर ऑफ ऑफिसर जो है मेंशन किया गया है पंजाब रूल्स में, उसके मुताबिक फिर उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर हो सकता है। सिर्फ इस जो है इस कानून के तहत पंजाब रूल्स 1985 के तहत उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर हो सकता है। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने किसी दूसरे के साथ मिलकर कोई स्केड्यूल ऑफेंस किया है तो फिर सिर्फ और सिर्फ पंजाब रूल्स 1985 के तहत ही मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये साइटेशन है 1999 MLD 1174। सेंटेंस, नो लीनियंसी शुड बी शोन, किसी किस्म की कोई रियायत कर नहीं बरतनी चाहिए। PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट 500। टेंटेड मनी, mere recovery of tainted money from accused possession is not sufficient to prove his guilt or having received bribe unless, यहाँ तक पहले कर लें कि सिर्फ अगर उसके पास वो टेंटेड मनी रिसीव हो जाती है तो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो इस जो है जुर्म का इर्तिकाब किया हुआ है। अनलेस इट कैन बी शोन टू हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड इट विद नॉलेज दैट इट इज़ इलीगल ग्रेटिफिकेशन, वक्त कि ये साबित ना हो जाए कि इसको इलीगल ग्रेटिफिकेशन के नॉलेज के साथ एक्सेप्ट किया गया था। इन सच केसेस सॉलिटरी स्टेटमेंट ऑफ डिकॉय विटनेस इज़ नॉट इनफ टू कंडेम आ पब्लिक सर्वेंट। इस तरह के जो है केसेस में जो बहलाया फुसलाया हुआ विटनेस है उसकी जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी नहीं होगी किसी पब्लिक सर्वेंट को कंडेम करने के लिए। PLJ 2001 सुप्रीम कोर्ट 240। टेंटेड मनी रिकवर्ड, onus on the accused to explain how and what for he got the money। अब जो है अगर टेंटेड मनी रिकवर हुई है तो अब ओनस जो है साबित करना, ओनस टू प्रूव होगा अक्यूज़ के ऊपर कि वो एक्सप्लेन करे कि उसके पास ये रकम कहाँ से और कैसे आई। 1977 SCMR 503। No mention regarding submission of application had been made in FIR, but on the contrary, कोई इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि मैंने कोई सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हैड बीन मेड इन FIR में किसी इस चीज़ का जिक्र नहीं था कि मैंने किसी किस्म की कोई दरख्वास्त गुजारी है। बट ऑन द कंट्री इट वाज अलेज्ड दैट कंप्लेनेंट मेट अपलेंट हु डिमांडेड RS 100 एज इलीगल ग्रेटिफिकेशन। बल्कि इसके मुखालिफ ये एलेज किया गया था, जो कंप्लेनेंट था वो अपलेंट से मिला तो उसने 100 रुपये उससे डिमांड किया एज इलीगल ग्रेटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट फील सेटिस्फाइड विद द प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड कुड नॉट होल्ड द प्रोसिक्यूशन हैड सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग होम द गिल्ट ऑफ appellant। सुप्रीम कोर्ट तक ये केस किया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया, इससे सेटिस्फैक्शन नहीं उनको हुई कि जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है कुड नॉट होल्ड दैट प्रोसिक्यूशन हैड सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग होम द गिल्ट ऑफ, कि वो एपेलांट पे जो गिल्ट है उसको नहीं साबित कर सके। PLJ 2001 सुप्रीम कोर्ट 240। 2001 तक थी 100 रुपये, इतनी बड़ी रकम थी 2001 में कि जब FIR की गई तो उस वक्त किसी किस्म की एप्लीकेशन का जिक्र नहीं किया गया था रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हैड बीन मेड इन FIR। लेकिन इसके मुखालिफ ये कहा गया कि जब कंप्लेनेंट था वो एपेलांट से मिला तो उन्होंने 100 रुपया जो है डिमांड किया उससे इलीगल ग्रेटिफिकेशन के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई नहीं हुई कि जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है वो इसमें कामयाब नहीं हुआ कि एपेलांट की गिल्ट को साबित कर सके। PLJ 2001 सुप्रीम कोर्ट 240। यानी ये 100 रुपये का केस है 2001 में, और ये नहीं, अगर 2001 में ये सुप्रीम कोर्ट तक गया तो यानी इससे पहले का ही होगा, शायद उस वक्त 100 रुपये की काफ़ी वैल्यू होगी। विड्रॉल ऑफ केस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो केस वापस लेते हैं। ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट इन राइटिंग नेसेसरी, कि गवर्नमेंट का रिटन ऑर्डर ज़रूरी है अगर कोई विड्रॉल होता है, कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी केस को वापस लेता है। 1989 PCRLJ 1361। आगे है जी सेक्शन 162, टेकिंग ग्रेटिफिकेशन इन ऑर्डर बाय करप्ट और इलीगल मीन्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट। ग्रेटिफिकेशन लेनी है बाय करप्ट और इलीगल मीन, किसी इलीगल तरीके से, करप्ट तरीके से, कि मैं इन्फ्लुएंस करूंगा किसी पब्लिक सर्वेंट को। हूएवर एक्सेप्ट्स और ऑब्टेन्स और एग्रीज टू एक्सेप्ट, कोई भी कोशिश करता है या हासिल करता है या इस बात पर रजामंद होता है, और अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन फ्रॉम एनी पर्सन, जब वो ये कोशिश करता है कि किसी शख्स से ऑब्टेन करने की, हासिल करता है फ्रॉम एनी पर्सन, किसी से, फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, अपने लिए किसी दूसरे शख्स के लिए, एनी ग्रेटिफिकेशन कोई भी हो, वट एवर एज अ मोटिव और रिवॉर्ड फॉर इंड्यूसिंग, वट एवर एज अ मोटिव और रिवॉर्ड, और उसका मकसद चाहे इसके लिए कुछ भी है, फॉर इंड्यूसिंग बाय करप्ट और इलीगल मीन्स, कि वो इंड्यूस करेगा करप्ट या इलीगल मीन इस्तेमाल करके किसे, एनी पब्लिक सर्वेंट टू डू और टू फॉरबिड टू डू एनी ऑफिशियल एक्ट, कि वो कोई काम करे या किसी काम से मना हो जाए, और इन द एक्सरसाइज ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट टू शो फेवर और डिसफेवर टू एनी पर्सन, या फिर अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ में किसी को फेवर करे या डिसफेवर करे, और टू रेंडर और अटेम्प्ट टू रेंडर एनी सर्विस और डिसर्विस टू एनी पर्सन विद द फेडरल और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेजिस्लेटर और एनी पब्लिक सर्वेंट, या इनमें से किसी को वो, इनमें से किसी के रिलेटेड वो डिसफेवर या फेवर किसी को शो करेगा, सूबाई हुकूमत है, विफाकी हुकूमत है, लेजिस्लेटर है या कोई और पब्लिक सर्वेंट है, ऐसे shall be punished with imprisonment of video description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो उसको क्या सज़ा होगी, 3 साल कैद तक की सज़ा हो सकती है, या उसके साथ जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। अब इसमें क्या है कि मैं यानी एक बंदा किसी दूसरे से ये कह के कोई रकम ले कि मैं कोई इलीगल मीन इस्तेमाल करके फ़लाँ को जो है, फ़लाँ जो पब्लिक सर्वेंट है उसको मैं इस बात पर इंड्यूस करूँगा कि आपको किसी किस्म की फेवर या किसी सूरत हाल में डिसफेवर शो करे या सर्विस या डिसर्विस शो करे। इस तरह से अगर कोई लेता है रकम, तो इस पर भी कोई रकम नहीं, सॉरी, कोई भी ग्रेटिफिकेशन अगर लेता है तो फिर उसको 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, उसके साथ जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। आगे है जिस पे कॉमेंट्री, स्कोप, द जिस्ट ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन लाइज इन दिस दैट द मनी शुड हैव बीन obtained फॉर द odd purpose of inducing a public servant either by corrupt or illegal mean or by exercise of personal influence to do or to forbear from doing any official act or to show favor or disfavor to any person। जो इसका वो कहता है, इस ऑफेंस का जो जिस्ट है, जो खुलासा है, वो ये है अंडर दिस सेक्शंस, वो इस बात में, इन ये जो सेक्शंस हैं इनमें जो खुलासे की बात वो ये है कि मनी जो है वो इस लिहाज से ली गई हो फॉर द, एक मिनट, ये एक लफ्ज़ आया है AVOWET, अबाउट ओपनली नॉलेज, पॉजिटिवली स्टेटेड, बिल्कुल ओपन नॉलेज हो। वाज़ेह इल्म हो अगर उसको, ठीक है, इस पर्पज़ के लिए ली है, वाज़ेह तौर पर इस मकसद के लिए है कि मैं किसी पब्लिक सर्वेंट को इंड्यूस करूँगा कोई इलीगल मीन इस्तेमाल करके, या उसको किसी काम से करने के लिए, या किसी काम पे वादा करने के लिए, या किसी काम से रोकने के लिए, या कोई फेवर और डिसफेवर शो करने के लिए, ये होना चाहिए। यानी ये चीज़ जो है ये लाजमी तौर पर होनी चाहिए। इसमें ये बताती है मैं PLD 1971 सुप्रीम कोर्ट 467, एक्सेप्टेंस ऑफ मनी फॉर अ पर्पज़ अदर देन इलीगल ग्रेटिफिकेशन। इलीगल ग्रेटिफिकेशन के अलावा और कौन से तरीके हैं जिनके लिए रकम ली हो, उसने ये चीज़ें बयान की गई हैं 1986 PCRLJ 1274। ऑफेंस नॉट गिवन इन द स्केड्यूल, स्पेशल जज हैज़ नो जुरिस्डिक्शन। ऑफेंस उस शेड्यूल में नहीं है तो स्पेशल जज के पास उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, 1986 PCRLJ 1274। आगे ये है सेक्शन 163, टेकिंग ग्रेटिफिकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ
पर्सनल इन्फ्लुएंस विद पब्लिक सर्वेंट। अच्छा पीछे भी उसमें है ना, ये जो साइटेशन थी उसमें भी था कि अपना ज़ाती उसको इन्फ्लुएंस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, कि या तो मैं कोई इलीगल मीन इस्तेमाल करूँगा या अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करूँगा, वो साइटेशन में ये बात आई थी। अब यहाँ पर भी आ गई ये बात कि पर्सनल इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल हो सकता है इसमें। एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस विद पब्लिक सर्वेंट क्या है? whoever accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain, एक्सेप्ट करता है, obtain करता है या अग्री करता है एक्सेप्ट करने के लिए या हासिल करता है, फ्रॉम एनी पर्सन फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, अपने लिए किसी दूसरे शख्स के लिए, एनी ग्रेटिफिकेशन वट एवर एज अ मोटिव और रिवॉर्ड फॉर इंड्यूसिंग, किसी भी किस्म की ग्रेटिफिकेशन के लिए या मोटिव या रिवॉर्ड के तौर पर के लिए कि मैं किसी को इंड्यूस करूँगा, बाय द एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस में अपना ज़ाती इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो पैसे शैसे को ग्रेटिफिकेशन देना, आज इसमें मैं किसी किस्म की दूसरों से ग्रेटिफिकेशन लेना कि मैं अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करूँगा। एनी पब्लिक सर्वेंट टू डू और फॉरबिड टू डू एनी ऑफिशियल एक्ट के, उसको ये बात पर इंड्यूस करूँगा कि आप ये काम करो, इस काम से मना रहो। or in the exercise of the official function of such servant to show favor or disfavor to any person or to render or attempt to render any service or disservice to any person with the federal or any provincial government or legislator or with any public servant। ये सारी चीज़ें आ गई जो हम बार बार इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। As such shall be punished with simple imprisonment for a term which will extend to 1 year or with fine or with both। तो फिर इस सूरत हाल में उसको 1 साल तक की कैद की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। किसको? जिसने कोई ग्रेटिफिकेशन ली कि मैं अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करूंगा और मैं आपको कोई अनड्यू फेवर लेके दे देता हूं। अगर इस तरह का कोई जुर्म का इर्तिकाब करता है, इसकी कोशिश करता है, तो फिर उसको 1 साल तक की कैद की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आगे है जी इसकी इलस्ट्रेशन। एन एडवोकेट हु रिसीव्स अ फी फॉर आर्ग्यूइंग अ केस बिफोर अ जज, कि एडवोकेट साहब की फ़ीस जो वो लेते हैं जज के सामने केस आर्ग्यू करने के लिए। अ पर्सन हु रिसीव्स पे फॉर अरेंजिंग एंड करेक्टिंग अ मेमोरियल एड्रेस टू गवर्नमेंट, अगर कोई पर्सन है जो इस बात के पैसे लेता है कि वो जो गवर्नमेंट को एड्रेस करने वाले मेमोरियल हैं उन्हें ठीक करता है या अरेंज करता है। सेटिंग फॉर द सर्विस एंड क्लेम्स ऑफ द मेमोरियलिस्ट, a paid agent for a condemned criminal who lays before the government statements tending to show that the condemnation was unjust and are not within this section, in as much as they do not exercise or profess to exercise personal influence। अब कौन कौन से लोग इसमें शामिल नहीं होते तावक्त कि ये साबित ना हो जाए कि वो अपना कोई पर्सनल इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज कर रहे थे या उसका इजहार कर रहे थे। डिक्लेयर ऐलान करना, इजहार करना हो रही है ना। एन एडवोकेट हु रिसीव्स अ फी फॉर आर्ग्यूइंग अ केस बिफोर अ जज, वो वकील साहब जो जज के सामने केस आर्ग्यू करते हैं वो यानी वो एक्सक्लूड हैं। अ पर्सन हु रिसीव्स पे फॉर अरेंजिंग एंड करेक्टिंग अ मेमोरियल एड्रेस टू गवर्नमेंट, अगर कोई पर्सन है जो इसलिए रकम लेता है कि गवर्नमेंट को जो एड्रेस कि वो उन मेमोरियल्स को अरेंज करता है जो जिनमें गवर्नमेंट को एड्रेस किया जाता है। सेटिंग फॉर द सर्विस एंड क्लेम्स फॉर द मेमोरियलिस्ट, और उसकी ये सर्विस है कि वो ये मेमोरियल तैयार करता है। अ पेड एजेंट फॉर अ कंडेम्ड क्रिमिनल, जो कंडेम्ड क्रिमिनल है उसका कोई पेड एजेंट है। हु लेज बिफोर द गवर्नमेंट स्टेटमेंट स्टैंडिंग टू शो दैट द कंडेमनेशन वाज अनजस्ट, और वो ये है कि वो गवर्नमेंट के सामने आके ये बात उसके सामने रखता है कि ये जो उसको कंडेम किया गया है ये नाइंसाफ़ी हुई है। आर नॉट विद इन दिस सेक्शन, और तो वो ये जो सारी चीज़ जिनका जिक्र हो चुका है वो इस सेक्शन में नहीं आते तावक्त कि ये ना साबित हो जाए कि वो अपने किसी पर्सनल इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर रहे हैं या उसकी कोशिश कर रहे हैं इस्तेमाल करने की, या उसका इजहार कर रहे हैं कि मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। अगर तो पर्सनल इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल कर रहे तो फिर इसकी इस सेक्शन के अंडर वो
नहीं आएंगे। डिमांडिंग, अच्छा आगे अब इस पर आ जाती है कमेंट्री। डिमांडिंग एंड एक्सेप्टिंग मनी फॉर ऑनवर्ड गोइंग टू पब्लिक ऑफिसर। डिमांड करना या एक्सेप्ट करना रकम का, फॉर ऑनवर्ड गिविंग टू, हाँ, और वो देनी है मैंने पब्लिक ऑफिसर को, यानी ये कहना कि यार मुझे पैसे दो, वो आगे साहब को देने हैं। इस लिहाज को ये जो कि इस तरह की जो सिचुएशन है ये एक्सप्लेन की गई है PLD 1971 सुप्रीम कोर्ट 467। तो ये हमने सेक्शन 163 तक हमने ये कवर कर लिया है। आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन 164 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।